केंद्रक कला का अभाव होता है, जिसका मतलब है कि उनका केंद्रक बिना किसी झिल्ली के होता है। उनकी संरचना में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। इसका स्वरूप सामान्यतया सघन, गोलाकार या अंडाकार होता है। कोशिका के भीतर आमतौर पर एक ही केंद्रक होता है, जो विशेष संरचनाओं के माध्यम से विभक्त होता है। केंद्रक कला या न्यूक्लियर इन्वेलप। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। इसमें सूक्ष्म केंद्रकीय छिद्र होते हैं, जो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के मध्य सामग्री के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है, जिसका मतलब है कि उनका केंद्रक बिना किसी झिल्ली के होता है। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोलाज केंद्रक कला से घिरे पारदर्शी और कोलॉइडी तरल पदार्थ को कहते हैं। इसमें एंजाइम, खनिज लवण, राइबोसोम्स, आरएनए, क्रोमैटिन धागे और केंद्रिक पाए जाते हैं। ये सभी तत्व कोशिका की विभिन्न गतिविधियों के लिए अत्यावश्यक हैं। क्रोमैटिन धागे, जो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, धागेनुमा संरचनाओं का जाल बनाते हैं। यह विभाजन के समय गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। हर जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है, लेकिन एक जाति के सभी सदस्यों में यह समान होती है। गुणसूत्रों पर उपस्थित आनुवंशिक सामग्री अर्थात जीन्स विविधताओं का कारण बनती है। केंद्रिक, जो कि केंद्रक में होता है, राइबोसोम्स के निर्माण में सहायता करता है। इसकी संरचना में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिक नहीं होता है। केंद्रक के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति के लिए भी केंद्रक उत्तरदायी होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भी केंद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित होता है। इस प्रकार केंद्रक एक महत्वपूर्ण संरचना है, जो न केवल कोशिका की कार्यप्रणाली में बल्कि संपूर्ण जीव के जीवन चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवन के मौलिक गुणों को संचारित और संरक्षित करने में सहायता करता है, जिससे जीवन की विविधता। द्विनाम पद्धति, जिसे हम जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की एक प्रणाली के रूप में जानते हैं, की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने की थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जीवों के वर्गीकरण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक जीव को 2 नाम दिए जाते हैं। पहला नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसकी जाति का। यह विधि जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उदाहरण के लिए बिल्ली का जंतु वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है, जो 2 वाक्यों से मिलकर बना है, फेलिस और डोमेस्टिका। जबकि हाथी का नाम एफस इंडिकस है। इन नामों को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है और यदि हाथ से लिखा जाए तो उनके नीचे रेखा खींची जाती है। जब हम जीवों का नामकरण करते हैं तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वंश का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल हो और जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाए। द्विनाम पद्धति का महत्व वैज्ञानिक समुदाय में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह जीवों के वर्गीकरण के माध्यम से हमें उन विशेषताओं को जानने में मदद करती है जो विभिन्न जीवों में समान होती हैं। इससे केवल एक विशेष प्राणी का अध्ययन करके अन्य संबंधित प्राणियों की विशेषताओं का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम मेढक के विषय में अध्ययन करते हैं तो हम एम्फीबिया वर्ग के अन्य प्राणियों की सामान्य विशेषताएं भी समझ सकते हैं। इसके अलावा द्विनाम पद्धति जैव विकास का अध्ययन करने में भी सहायक होती है। जब किसी प्राणी में 2 वर्गों के समान लक्षण पाए जाते हैं तो हम उस प्राणी को विकास की कड़ी के रूप में पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म में सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ। अंत में, विभिन्न प्राणियों का अध्ययन और वर्गीकरण एक ऐसा सुराग प्रदान करता है जिससे हम जैव विविधता और उसके विकास के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति के माध्यम से न केवल हम जीवों की पहचान कर सकते हैं, बल्कि उनके विकास, अनुकूलन और पारिस्थितिक क्लासिफिकेशन में प्रदान करता है। तो ये था फिर आज का वीडियो। इसके अलावा आप मुझे वीडियोज के साथ अपडेट होने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर भी यह वीडियो उपलब्ध है। की सहायता से आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से भी परिचित कराऊं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो ऑलरेडी होते रहता है, तो बायोलॉजी विषय के जो भी कठिन टर्म है वो अपनी मातृभाषा हिंदी में और आसान तरीके से आप लोग सभी लोगों को समझा पाऊँ। और मैं इस कोशिश में कितना कामयाब होता हूँ
यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के द्वारा कितने व्यूज अथवा कमिटमेंट पास आउट किए जाते हैं। वैसे आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वह वास्तव में काबिल तारीफ है। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वंस अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।